साहित्य एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 2020 के PYQ लेकर आई थी और आज मैं आप सभी के लिए 2019 के PYQ लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हमारे एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बाकी हैं। तो चाहे TGT हो, UGT PGT हो, चाहे UGC नेट हो, चाहे MP टेट वर्ग 1-2 हो, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे ऐसे वीडियो रोज़ देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, कुछ टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ परेशानियों की वजह से, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था इसी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छाट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी में सारे क्वेश्चन ही क्या है शामिल किए। क्या है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है फ्रेंड्स। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हमारा 346, ऑप्शन नंबर हमारा 348, ऑप्शन नंबर हमारा 349 और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 351। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा आंसर होगा। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन सॉरी फ्रेंड्स का दायित्व संविधान किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 346, 348, 349। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स 349 है ना। सामाजिक संस्कृति का वहन दायित्व संविधान किस अनुच्छेद में निर्धारित है, तो वह है हमारा 349 है ना। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अच्छे क्वेश्चन छाट कर लाई हूँ आप सभी के लिए फ्रेंड्स। तो आप इनको जरूर देखिए, इनको 2 से 3 बार देखोगे आप तो आपको पक्का याद हो जाएंगे ना। और इसी तरह मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। हम 20 से 15 तक के क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे टाइम बचा तो आगे भी करेंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। क्या है फ्रेंड्स, किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है ना फ्रेंड्स। तो क्या है, अमृत और विष है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, अमृत और विष। और ऑप्शन नंबर 2 है खंजन नयन, ऑप्शन नंबर 3 है मानस का अंश, ऑप्शन नंबर हमारा 4 है नाचो बहुत गोपाल। तो बताइए फ्रेंड्स, किसमें है राम और काम का द्वंद्व। तो हमारा राम और काम का द्वंद्व है मानस का हंस है ना। तो मानस का हंस किसकी है फ्रेंड्स, अमृतलाल नागर की, यानी कि हमारा आंसर ये अमृतलाल नागर की है। अमृत और विष, खंजन नयन, नाचो बहुत गोपाल सारी किसकी है, अमृतलाल नागर की। किसकी है, अमृतलाल नागर की है ना। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राम और काम का द्वंद्व क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 मानस का अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चन सिंह शहर सा गया और उसके हाथों की अव्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने छू लिया, उपयुक्त कथन किस कहानी का है। क्या है फ्रेंड्स, बच्चन सिंह शहर गया, ये कथन है फ्रेंड्स। बच्चन सिंह मतलब सिरसा गया और उसके हाथों की अव्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने छू लिया, उपयुक्त कथन किस कहानी का है। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 अमृतसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 है सिक्का बदल गया, ऑप्शन नंबर 3 ये राजा निर्वंशिया और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा उसने कहा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 3 राजा निर्वंशिया। क्या आएगा, राजा निर्वंशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए आप सिर्फ पढ़िए, अभी हमारे पास टाइम है तो जब तक पढ़िए। देखते हैं आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में इसमें से है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, यही सच है कहानी कौन है, मतलब यही सच है कहानीकार कौन है, मतलब यही सच कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कृष्णा सोक्ति, ऑप्शन नंबर 2 है मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर 3 है उषा प्रियंदा, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा मृदुला गर्ग। तो ये किसका है फ्रेंड्स, ये हमारा है मनु भंडारी का। यही सच किसकी है कहानी, मनु भंडारी की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, क्या है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है। क्या है फ्रेंड्स, राम की शक्ति पूजा की रचना है ना। तो इनके रचना काल पूछा गया। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है 1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 है 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 है
30वीं ईस्वी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो ये आपको आंसर बताना है। तो कब हुई थी राम की शक्ति पूजा की रचना? 1936 ईस्वी में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन विधाओं में लिखा? मतलब विधा बतानी है आपको। क्या है? लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन विधाओं में लिखा? तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है उपन्यास, ऑप्शन नंबर 3 है आलोचना, ऑप्शन नंबर 4 कविता। तो ये आपको बतानी है कि इन्होंने कौन कौन सी विधा में लिखा। तो इन्होंने लिखा है, कौन कौन सी विधा में लिखा है इन्होंने फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो यह है इनका नाटक, उपन्यास, है ना। ये ऑप्शन थोड़ा दूसरे तरीके से लिखना चाहिए था फ्रेंड्स, लेकिन ये क्या है, टाइपिंग एरर हो जाता है। तो क्या है? नाटक, उपन्यास, यानी कि लाला श्रीनिवास दास ने क्या है, नाटक और उपन्यास दोनों विधाओं में लिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मनु भंडारी अपनी आत्मकथा आत्मकथाओं, क्या है ये? अपनी आत्मकथाओं, ये टाइपिंग एरर में आपका बंटी उपन्यास की विन समीक्षा होने में किस पक्ष को मानती है? क्या है फ्रेंड्स? मनु भंडारी अपनी आत्मकथाओं में आपका बंटी उपन्यास की विन समीक्षा होने में किस पक्ष को मानती है? तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 1 है खंडित बचपन, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, ऑप्शन नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 4 है मुख्य स्त्रीत्व पात्र। तो इसका आंसर भी आपको देना है फ्रेंड्स। तो क्या है? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्री पक्ष। मनु भंडारी अपनी आत्मकथाओं में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न परीक्षा होने में किस पक्ष को मानती है? तो ये आपको बताना है। तो ये होगा मुख्य स्त्रीत्व, क्या होगा? मुख्य स्त्री पात्र। क्या होगा? मुख्य स्त्री पात्र, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। MP वर्ग हो चाहे हिंदी का कोई सा भी कॉम्पिटिशन हो, सभी के लिए उपयोगी है क्वेश्चन, है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? क्या है फ्रेंड्स? नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक जानते हो क्या होता है? तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि नुक्कड़ नाटक होते क्या है, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर है इसका राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए और ब्रेख्त नाट्य सिद्धांत के लिए। ये टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। जीवन के लिए भी क्या है यहाँ पर? कला है। क्या है? जीवन के लिए कला। तो अभी आपको आंसर बताना है। तो क्या बताना है आपको? निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है बताना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। तो क्या बताना है आपको? सही नहीं है। तो क्या नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता भी है, जीवन के लिए कला भी है, ब्रेख्त नाट्य सिद्धांत भी है, लेकिन क्या नहीं है? कला के लिए कला नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, सुबह में उपयुक्त कथा, सुबह यानी सभी में, इन सभी में क्या है फ्रेंड्स? ये टाइप एरर ज़्यादा ही हो रहा है आज, क्या बात है मिटाना चाहते हैं, स्वभाव में उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? क्या है फ्रेंड्स? प्रिया नीलकंठी राय, कुबेरनाथ राय, ऑप्शन नंबर 2 है समाज कर्तव्य पालन, गुलाब राय, और नेक्स्ट क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कछुआ धर्म, चंद्र शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन नंबर 4 है ताज रघुवीर साय। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना, स्वभाव क्या है? चाहते हैं, स्वभाव है। यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? स्वभाव है। ये क्या है? सभी का है ना, स्वभाव सही तो है ना, स्वभाव है। हाँ ये एरर प्रिंट होता है। इसमें से बताइए कौन सा आएगा? प्रिय नीलकंठी, कुबेर राय, समाज और कर्तव्य पालन, गुलाब राय। कौन से निबंध का है? ये निबंध है सारे फ्रेंड्स। तो एक कौन से निबंध का कथन है? तो ये है कछुआ धर्म, चंद्र शर्मा गुलेरी का है। किसका है? कछुआ धर्म में चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3 है ना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपका स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर? ऑप्शन नंबर 10 क्या है आपका? इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बैठे हुए सुखद आतंक में मृग रोथन करते हैं वन जीव विवर्स विश्रब्द क्या है यहाँ पर? विश्रब्द करते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? मैंने पंक्तियाँ भी डाली है 1-2 फ्रेंड्स,
जिसके आपको नॉलेज हो कि कैसा पेपर आता है। क्या है, बैठे हुए सुखद आतंक में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से विश्रब्द करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है साकेत में चित्रकूट का, ऑप्शन नंबर 2 है असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, ऑप्शन नंबर 3 है रश्मि रति में परशुराम आश्रम का, ऑप्शन नंबर 4 है कामायनी में श्रावस्त का। तो ये आपको बताना है, बैठे हुए सुखद में आतंक मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से विश्रब्द करते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में ये किसका है, साकेत चित्रकूट का। कौन सा ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स इसमें, ये आपको आंसर बताना है। तो ये है हमारा साकेत चित्रकूट का, क्या है, साकेत चित्रकूट का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की है। क्या है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की। तो ये आपको बताना है कि कौन सी। तो ऑप्शन नंबर 1 है रसिक प्रिया, ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रास विनोद, और ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान गीता, और ऑप्शन नंबर 4 है रससागर। तो ये आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की है। रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रससागर। तो इसमें से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों ही क्या है, केशव दास की हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों हमारे आंसर। तो फ्रेंड्स ये तो केशव दास जी की, ये दोनों अनुप्रास विनोद और रससागर किसकी हैं, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। बताना है फ्रेंड्स आपको कि ये कमेंट के माध्यम से दोनों कौन किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है। क्या है फ्रेंड्स, कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑप्शन क्या है, साचार्यवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है जैववादी सिद्धांत, ऑप्शन यांत्रिकवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है आनंदवादी सिद्धांत। तो बताओ फ्रेंड्स कि क्या होगा इसमें, कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है। साचार्यवादी सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकवादी सिद्धांत और आनंदवादी सिद्धांत। इसको आपको बताना है आंसर। तो क्या होने वाला है इसका आंसर, ये आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स कोलरिज का। तो इसका आंसर होगा कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है, साचार्यवादी सिद्धांत। क्या है, साचार्यवादी सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट है कली कौतुब, ये क्या है, टाइपिंग एरर है, इसमें क्या है, छोटी ही आएगा। तो क्या है कली कौतुब, और इसमें भी रहेगा। कली कौतुब के रचयिता कौन है, भारती इंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो बताओ फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, कली कौतुब के रचयिता कौन है। तो हमारा कौन होंगे, प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक की रचना कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 14, इसके क्या है, छुपे हुए हैं फ्रेंड्स, थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे हम लोग। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, लाज बरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से हैं। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 है प्रलय की छाया, ऑप्शन नंबर 3 है कामायनी, है ना। और ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका फ्रेंड्स, स्कंदगुप्त है। क्या है, स्कंदगुप्त। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिखाई देगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। स्कंदगुप्त ऑप्शन नंबर 4 है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, अलाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियों में से मैंने तो कुछ पंक्तियाँ भी डाली है फ्रेंड्स। तो ये किसका है फ्रेंड्स, तो ये है हमारी प्रलय की छाया। आंसर तो हमें यही मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दिया मैंने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिए। अब आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है प्रलय की छाया, यानी कि आंसर नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। तो आपको क्या बताना है फ्रेंड्स, नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बताना है, नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है ध्यान मंजरी, ऑप्शन नंबर 2 है कुंडलिया, ऑप्शन नंबर 3 है राम ध्यान मंजरी, ऑप्शन नंबर 4 है रूप मंजरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। तो ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी, ये आपको आंसर बताना है। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स इसमें से, तो ध्यान मंजरी भी है अग्रदास जी की, कुंडलियाँ भी है, राम ध्यान मंजरी भी है। तो कौन सी नहीं है, रूप मंजरी, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो बताइए फ्रेंड्स कमेंट के माध्यम से कि रूप मंजरी किस रचनाकार की है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद में स्वीकार किया न पश्चिम में व्यक्तिवाद को, उपयुक्त कथन किस लेखक का है। क्या है फ्रेंड्स, एक कथन है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिम में व्यक्तिवाद को, उपयुक्त कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 2 है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर
4 है नगेंद्र। तो ये आपको बताना है। तो इसका क्या होगा, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिम में व्यक्तिवाद के उपयुक्त कथन। किस लेखक का, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। तो ये आपको बताना है कि किसका आंसर है। तो ये होगा हमारा रामविलास शर्मा। किसने कहा ये शुक्ल जी के बारे में, रामविलास शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्या है, निम्नलिखित जीवनी प्राप्त कृतियों में कौन सी कृति रोमियो रोला की है। तो ऑप्शन नंबर है बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, और ऑप्शन नंबर 4 है अकाल पुरुष गांधी। तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका क्या होगा, निम्नलिखित जीवनी है फ्रेंड्स है, तो बापू में कौन सी कृति रोमियो रोला की है। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महात्मा गांधी विश्व के आदित्य के रूप में, है ना। तो फ्रेंड्स आप इनको इन जीवनियों के रचनाकार बताना है कमेंट के माध्यम से कि ये किस किस की। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। आप तो एग्जाम पास में, तो आप मेरे हिसाब से आपकी बहुत ही अच्छी तैयारियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर के संप्रदाय के वैष्णव हो गए। क्या है फ्रेंड्स, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर के संप्रदाय के वैष्णव हो गए। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है बल्लभ संप्रदाय के, ऑप्शन नंबर 2 है निम्बार्क संप्रदाय के, ऑप्शन नंबर 3 सखी संप्रदाय के, ऑप्शन नंबर 4 है राधा वल्लभ संप्रदाय के। तो ये आपको बताना है कौन सा है ये फ्रेंड्स। सुजान की उपेक्षा में विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि वृंदावन जाकर के संप्रदाय के वैष्णव हो गए। तो ऑप्शन क्या है आपके सामने है। तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो ये होगा हमारा निम्बार्क संप्रदाय। क्या होगा, निम्बार्क संप्रदाय। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है। इसमें क्या है, नहीं है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है महेश जियावन, ऑप्शन नंबर 2 है अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन नंबर 3 है रामदेव धुरंधर, ऑप्शन नंबर क्या है महात्म सिंह। तो बताना है आपको फ्रेंड्स। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है। तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, ये बता दीजिए आप प्लीज़। तो इसका है महेश जियावन भी हैं प्रवासी के, अभिमन्यु अनंत भी है, राम से धुरंधर भी हैं। तो कौन से नहीं है, महात्म सिंह। कौन से नहीं है, महात्म सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, है ना। हाँ, तो कमेंट के माध्यम से बताना फ्रेंड्स। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं तो पता लगेगा कि मुझे कि आपकी कितनी तैयारी, और आपको भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट भी है। देखिए, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रति प्लान माइकल मधुसूदन के बांग्ला काव्य मेघनाद का 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 है रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो क्या है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रति प्लान माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद का 1861 में माना गया है। तो उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो ये आपको आंसर बताना है। तो ये है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। किसने कहा है ये, रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे 20 क्वेश्चन। आज मैं 2019 के लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 18 के लेके आने वाली हूँ। ऐसे करके हम 15 तक करने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो को मिस ना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी कंपटीशन हो हिंदी का, MP हो, राजस्थान हो, चाहे UGC नेट हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो लगी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए, अच्छी लगी हो तो कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। और शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।